नमस्कार, सुबह 8 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं अलका सिंह। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले देखते हैं 20 मुख्य खबरें। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण का मतदान खत्म होने के बाद उत्तर प्रदेश समेत सभी राज्यों की सीटों के एग्जिट पोल सामने आ गए हैं। उत्तर प्रदेश के 11 एग्जिट पोल में से अधिकांश पोल्स में एनडीए को प्रदेश की 80 सीटों में से 65 से ज्यादा सीटें मिलने के संकेत हैं। अधिकतर एग्जिट पोल में मोदी सरकार के प्रचंड बहुमत में वापसी के संकेत मिल रहे हैं। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया भाजपा को 361 में से 401 और इंडी गठबंधन को 131 से 166 सीटें आने की संभावना जता रहा है। एग्जिट पोल में एबीपीसी वोटर्स भाजपा को 353 से 383, इंडी गठबंधन को 152 से 82 सीटें, वहीं न्यूज 24 टुडेज चाणक्य भाजपा को 400 तो वहीं इंडी गठबंधन 107 सीट दे रहा है। जन की बात एग्जिट पोल में भाजपा को 362 से 392, इंडी गठबंधन 141 से 161, इंडिया टीवी सीएनएक्स भाजपा को 371 से 401, वहीं इंडी गठबंधन को 109 से 139 सीट आने की संभावना जता रहा है। हिंदी पट्टी में भाजपा ने अपनी बढ़त बरकरार रखी है। उत्तर प्रदेश में 66 से 71 सीट जीतने का अनुमान एग्जिट पोल में लगाया गया है। भाजपा को दक्षिण भारत और पश्चिम बंगाल में भी सीट बढ़ने की उम्मीद जताई गई है। यूपी के 75 जिलों की 80 सीटों पर 77 दिन तक लोकसभा चुनाव चला, जिसमें राजनीतिक दलों ने एक दूसरे पर राजनीतिक वार प्रतिवार किया। कई नेताओं ने चुनाव में भाजपा का दामन थामा। प्रधानमंत्री की लोकप्रियता और जन कल्याणकारी योजनाओं का भ्रष्टाचार रहित लोगों तक पहुंचाना, गृह मंत्री अमित शाह का बेहतर चुनाव प्रबंधन, एक सीट पर निगाह रखना बन सकता है जीत का बड़ा कारण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुशल सरकार संचालन और चुनाव में ताबड़तोड़ की गई जनसभाओं का 4 जून को आएगा परिणाम। मुख्यमंत्री का चेहरा और कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति चुनाव में बनी निर्णायक। लोकसभा चुनाव संपन्न हो गए। 7वें और अंतिम चरण में यूपी में करीब 55% वोट पड़े। सबसे कम मत प्रतिशत सलेमपुर का रहा। वाराणसी में 56.35% वोट पड़े, जो कि पिछली बार से कम है। वाराणसी समेत 7 जिलों की 8 लोकसभा सीट पर मतदान संपन्न। इन सीटों पर पीएम नरेंद्र मोदी व 2 केंद्रीय मंत्री समेत 99 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश की जनता के प्रबल समर्थन और आशीर्वाद से 4 जून को आएगा मतदान का फैसला। एक बार फिर प्रचंड बहुमत से मोदी सरकार बननी तय है। लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, तीसरी बार पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है और उत्तर प्रदेश में भाजपा को 80 की 80 सीटें मिलेंगी। दिल्ली में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कल कहा, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। जो समुद्र की ओर चेहरा करके बैठे हैं, उन्होंने जनता की ओर पीठ कर ली है। मुंबई में एग्जिट पोल पर शिवसेना के नेता आनंद दुबे ने कहा, हम किसी एग्जिट पोल पर सवाल नहीं उठाना चाहते, ना ही उन्हें निराश करना चाहते हैं। नतीजे सबको चौंका देंगे। लखनऊ में भीषण गर्मी और लू को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राहत कार्यों में और तेजी लाए जाने के कड़े निर्देश। उन्होंने कहा कि इसमें लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई होगी। प्रदेश में नौतपा आज समाप्त हो जाएगा। असर बीते 9 दिनों में पहली बार मौसम विभाग ने हीटवेव को लेकर नहीं जारी किया कोई अलर्ट। 30 जिलों में पानी, आंधी, बारिश की जताई संभावना। एनएचएआई के नेशनल हाईवे पर वाहन चालकों का ज्यादा पैसा उन्हें देना पड़ेगा। एनएचएआई ने टोल प्लाजा से गुजरने वाली कार, बस और ट्रक के लिए 5 से 25 रुपए तक टोल टैक्स बढ़ा दिया है। लखनऊ पुलिस ने पेश की मानवता की मिसाल। 65 वर्षीय राम नारायण का कराया अंतिम संस्कार। डीसीपी पश्चिम डॉक्टर दुर्गेश कुमार ने अर्थी को दिया कांधा। पुलिस के कार्यों की लोगों ने की सराहना। प्रमुख सचिव राजस्व आईएएस पी गुरु प्रसाद को एफएसटीए का दिया गया अतिरिक्त प्रभार।
एसीएस अनीता सिंह के रिटायर होने के बाद संभालेंगे विभाग का चार्ज। अनीता सिंह और महेश कुमार गुप्ता हो रहे हैं रिटायर। पुलिस को चकमा देकर मथुरा में फरार हुए लूट और दुष्कर्म के आरोपी मनोज को पुलिस ने मुठभेड़ में किया ढेर। उस पर घोषित था 50,000 इनाम। प्रदेश में पुलिस मुठभेड़ में अब तक 201 से अधिक बदमाश मुठभेड़ में हुए ढेर। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के मतदान के साथ 2024 के चुनाव मतदान की प्रक्रिया पूरी हो गई। 7 राज्यों, 1 केंद्र शासित प्रदेश की 57 लोकसभा सीटों पर मतदान शांतिपूर्ण रहा। वाराणसी सीट पर सभी की नजरें लगी रहीं, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहीं इस आखिरी चरण में कई दिग्गजों की चुनावी किस्मत का फैसला भी ईवीएम में बंद हो गया। कैसा रहा 7वें और अंतिम चरण का, देखिए खास रिपोर्ट। दुनिया के सबसे बड़ी लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व अब समाप्ति की ओर है। लोकसभा चुनाव के लिए देश में 19 अप्रैल से शुरू हुई 7 चरणों में मतदान की प्रक्रिया शनिवार को 7वें और अंतिम चरण के मतदान के साथ संपन्न हो गई। लोकतंत्र के इस महापर्व में भागीदार बनने के लिए बुजुर्गों, युवाओं, महिलाओं समेत सभी वर्ग के मतदाताओं में भारी उत्साह देखने को मिला। 7वें चरण में उत्तर प्रदेश, पंजाब और पश्चिम बंगाल समेत देश के अलग अलग हिस्से में लोकतंत्र के महापर्व को लेकर गजब का उत्साह देखने को मिला। 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों पर मतदाताओं ने वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। खास तौर पर सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। पहली बार वोट डालने वाले युवाओं में अलग ही उत्साह नजर आया। मैं लोगों से अपील करना चाहता हूं कि ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार है। जैसे अपने हक अधिकार की हम लोग बात करते हैं, तो एक वोट देके और लोकतंत्र को मजबूत बनाएं और अपने घर से वोट जरूर करके निकले। पहली बार वोट देना था तो लगा कि इस बार तो कुछ तो करेंगे हम लोग, इतने बार अपने देश के प्रधानमंत्री को चुनने। इस बीच महिला शक्ति भी महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती नजर आई। मतदान केंद्रों पर महिलाओं की लंबी कतारें यह साफ संदेश देती नजर आई कि आधी आबादी अपनी सरकार चुनने के लिए बहुत ही जागरूक है। जो विकास करे, जिससे हमारे देश की प्रगति हो, विकास हो, बच्चे की शिक्षा अच्छी हो, उन्हीं लोगों को दिया जाएगा। जिसने विकास करेगा हमारी सिटी को, उसी को चुनना मैं पसंद करूंगी। देश भर में मतदान केंद्रों पर चुनाव के अलग अलग रंग भी देखने को मिले। इसी कड़ी में भारतीय सेना के जवानों ने फिरोजपुर कैंट के एक मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इसके अलावा मतदान केंद्रों पर दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं के लिए विशेष व्यवस्था भी नजर आई। मतदाता के मन में अभी सिर्फ विकास का मुद्दा है और विकास के उद्देश्य से लोग यहाँ पर निकले हैं और काफी अच्छी संख्या में देखने में आया है। तो देश में आप देख रहे हैं इतने रोड के जाल छा गया है। ये आपको नए नए ट्रेन, फास्ट ट्रेन हो रहे हैं पब्लिक की सुविधा के लिए। बहुत सा इवेंट है, बहुत सा चीज है, इसमें क्या गिनाया जाएगा यहाँ 1 मिनट में, जो राष्ट्र के लिए बहुत जरूरी है। और राष्ट्र हित भी देखना है, राष्ट्र हित देखना, दोनों ही देख कर मैंने वोट किया। वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग की ओर से कोई कोर कसर छोड़ी नहीं। इसे लेकर निर्वाचन आयोग द्वारा तमाम कोशिशें भी की गई हैं, जो धरातल पर नजर भी आई। चुनाव आयोग की तरफ से मॉडल बूथ के साथ पिंक और यूथ बूथ भी बनाए गए थे। गर्मी को देखते हुए पानी की व्यवस्था की गई थी। निष्पक्षता और पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए वेबकास्टिंग और सीसीटीवी की व्यवस्था की गई थी। इसके लिए जिलों में कंट्रोल रूम बनाए गए थे। इस बीच पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा के छिटपुट वारदातों को छोड़कर मतदान शांतिपूर्ण रहा। दक्षिण 24 परगना के कुलतली में गुस्साई भीड़ ने मतदान केंद्र में घुसकर हंगामा किया और फिर एक ईवीएम मशीन और वीवीपैट को उठाकर पास के तालाब में फेंक दिया। बाद में हंगामा कर रहे उपद्रवियों को पुलिस ने मतदान केंद्र से भगाया। 7वें और अंतिम चरण में जिन 57 सीटों पर वोट डाले गए, उनमें उत्तर प्रदेश की 13, पंजाब की 13, पश्चिम बंगाल की 9, बिहार की 8, ओडिशा की 6, हिमाचल प्रदेश की 4, झारखंड की 3 सीटों के अलावा चंडीगढ़ की एकमात्र संसदीय सीट शामिल है। इस चरण के मतदान के साथ ही इन 57 सीटों पर कुल 904 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। अगर बात की जाए 2019 के चुनाव नतीजों की, तो 7वें चरण की इन 57 सीटों पर भाजपा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 25 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि टीएमसी को 9 सीट, कांग्रेस को 8, बीजेडी को 4 और जेडीयू को 3 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं बसपा को 2, शिरोमणि अकाली दल को 2, अपना दल सोनेलाल को 2, झारखंड मुक्ति मोर्चा को 1 और आम आदमी पार्टी को 1 सीट पर जीत मिली थी। फिलहाल अब लोकसभा चुनाव में मतदान प्रक्रिया संपन्न होने के बाद 4 जून को जब मतगणना होगी, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि इस बार मतदाताओं ने किसके पक्ष में जनादेश दिया है।
देश में 18वीं लोकसभा चुनाव के मतदान संपन्न होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों का धन्यवाद किया है। पीएम ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा कि भारत ने मतदान कर दिया है। अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए सभी का हार्दिक धन्यवाद। पीएम ने कहा कि मतदाताओं की सक्रिय भागीदारी हमारे लोकतंत्र की आधारशिला है। उनकी प्रतिबद्धता और समर्पण ये सुनिश्चित करता है कि हमारे देश में लोकतांत्रिक भावना पनपे। उन्होंने कहा कि मैं भारत की नारी शक्ति और युवा शक्ति की भी विशेष रूप से सराहना करना चाहूंगा। मतदान में उनकी मजबूत उपस्थिति एक बहुत ही उत्साहजनक संकेत है। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के चुनाव प्रचार की समाप्ति के बाद प्रधानमंत्री कन्याकुमारी पहुंचे थे, जहां उन्होंने करीब 45 घंटे का ध्यान लगाया था। प्रधानमंत्री कल दोपहर बाद अपनी ध्यान साधना से वापस लौट आए। प्रधानमंत्री की इस ध्यान साधना पर जमकर राजनीति हुई। जहां विपक्षी दल प्रधानमंत्री की ध्यान साधना पर निशाना साधते नजर आए, तो वहीं भाजपा ने भी विपक्षी दलों के इस प्रयास को सनातन का विरोध करार दिया। पीएम मोदी इसी तरीके से 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद उत्तराखंड के केदारनाथ धाम पहुंचे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल में अपने 2 दिवसीय ध्यान और साधना का शनिवार को समापन किया। इससे पहले सुबह उन्होंने भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया और स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। 30 मई को लोकसभा चुनाव के लिए कई जनसभाएं करने के बाद पीएम मोदी 45 घंटों के लिए विवेकानंद रॉक मेमोरियल पहुंचे थे, जहां पूजा करने के बाद ध्यान साधना में डूब गए। प्रधानमंत्री मोदी की व्यक्तिगत कामना और निज से जुड़े बेहद आध्यात्मिक प्रसंग पर भी भारत जैसे सर्वपंथ सद्भाव वाले देश में विपक्षी दलों की नकारात्मक टिप्पणियां आई हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम के ध्यान पर सवाल खड़े किए, तो भाजपा ने कहा कि मानो विपक्ष तो अब ध्यान साधना से ही घबराने लगा है। प्रधानमंत्री मेडिटेशन कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी को अब मेडिकेशन की आवश्यकता है और मोदी जी साइलेंट हो गए तो ये कांग्रेस और इंडिया अलायंस इतनी वायलेंट हो गई। सवाल ये बनता है कि मोदी जी ना प्रचार कर रहे हैं ना प्रसार कर रहे हैं, केवल अपनी आस्था के केंद्र स्वामी विवेकानंद जी के रॉक मेमोरियल पर जाकर वो ध्यान लगा रहे हैं। अब मोदी जी बोले तब भी समस्या है इनको, मोदी जी मौन रहे तब भी समस्या है, और खड़गे जी कहते हैं कि घर में बैठकर करें। क्या मौन साधना करने के प्रति भी आपके मन में कितना विद्वेष भरा हुआ है? क्या ये इसलिए भरा हुआ है क्योंकि आपका एजेंडा है इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, हिंदू धर्म का समूल नाश, या इसलिए कि आपका अभियान है कि जो भारतीय संस्कृति या हिंदू धर्म में शक्ति है उससे आपको लड़ना है? गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछली बार की तरह इस बार भी चुनाव प्रचार समाप्त होते ही ध्यान साधना के लिए चले गए। इससे पहले उन्होंने उत्तराखंड के केदारनाथ की रुद्र गुफा को अपनी ध्यान स्थली के रूप में चुना था और इस बार वे तमिलनाडु राज्य में कन्याकुमारी स्थित विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान मग्न होने पहुंचे। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण की समाप्ति के बाद विभिन्न न्यूज चैनलों ने चुनाव पर एग्जिट पोल दिखाए। एग्जिट पोल में इस बार फिर से एनडीए की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। देश की 543 लोकसभा सीटों पर हुए मतदान के बाद अब ये एग्जिट पोल के नतीजे साफ हो गए हैं कि एनडीए को 361 से 401, तो वहीं इंडी गठबंधन को 131 से 166 और अन्य को 8 से 20 सीटें मिलने का अनुमान है। अठारहवीं लोकसभा के लिए अंतिम चरण का मतदान संपन्न हो गया है। अब नतीजों का इंतजार है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मतदान संपन्न होने पर चुनाव आयोग का धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने इतने बड़े लोकतंत्र में चुनाव का आयोजन कराता है, जो कि पूरे लोकतंत्र में विश्व के लिए शोध का विषय है। साथ ही साथ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद किया। मैं धन्यवाद देता हूं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा। लगभग 206 चुनावी रैलीज प्रधानमंत्री जी ने की, लगभग कोई 23 रोड शो किए
और लगभग 82 इंटरव्यूज उन्होंने दिए। यानी देश की जनता को तक पहुंचने में प्रधानमंत्री जी ने अथक प्रयास किया और इस पर्व में जो मुद्दे थे उन मुद्दों को जनता तक पहुंचाने में उनके प्रयास जरूर रंग ला रही है और मैं पुनः प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। एग्जिट पोल पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता रमन सिंह ने कहा, देश भर में जिस तरह के नतीजे देखने को मिल रहे हैं उससे पता चलता है कि यह देश सनातन के रास्ते पर आगे बढ़ेगा, जो प्राचीन होने के साथ साथ सबसे आधुनिक भी है। देश के गरीबों, मजदूरों, किसानों और महिलाओं ने 10 साल के विकास पर अपनी मुहर लगाई है। तीसरा कार्यकाल देश के शानदार विकास के लिए होगा। यह भारत को दुनिया की तीसरी ताकत बनाने की दिशा में एक शुरुआत होगी। शानदार बढ़त एग्जिट पोल का जो प्राथमिक नतीजा दिख रहा है, पूरे देश में जिस प्रकार का नतीजा दिख रहा है, ये माननीय मोदी जी ने जो लगातार 240 से ज्यादा सभाएं की, मोदी गारंटी पे, और ये देश सनातन के उस रास्ते पे ही चलेगा जो पुरातन भी है और आधुनिकतम भी है। और मुझे लगता है कि 10 साल के विकास पे हिंदुस्तान के गरीबों ने, मजदूरों ने, किसानों ने, महिलाओं ने जम के मुहर लगाया है। और तीसरा टर्न देश के गौरवशाली विकास के लिए होगा। दुनिया की तीसरी शक्ति भारत को बनाने की दिशा में एक शुरुआत होगी। और मुझे लगता है ये सरकार गांव, गरीब और किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने के जिस उद्देश्य से बनी है उसमें सफल होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी को शुभकामना, बधाई। अमित शाह जी को बधाई। राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी को भी बहुत बहुत बधाई। 400 पार तो पहले दिन से तय था। ये कांग्रेस के लोग जबरदस्ती हल्ला कर रहे थे, और 400 पार यानी 400 पार। और आज जो अभी तक के जो रिजल्ट दिख रहे हैं, तो उसमें उम्मीद है कि वहां तक हम पहुंच जाएंगे। दिल्ली में बीजेपी नेता हरदीप सिंह पुरी ने कहा, खरगे जी ने आज इंडी गठबंधन के लिए लोकसभा चुनाव में 295 सीटों का जो आंकड़ा दिया है वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। कांग्रेस को उम्मीद है कि उन्हें 300 सीटें मिलेंगी, जबकि वो 328 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। अगर उनका स्ट्राइक रेट 80% भी हो तो भी उन्हें 300 सीटें नहीं मिलेंगी। हमारे विपक्ष में जो लोग हैं, विरोधी दल, क्या बातें कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की, वो बात करें खटाखट फटाफट जो आप कमाएंगे वो और लोगों में बीच में बांट देंगे। और आज उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जो मेरे को लगता है कि पूरा ही उनका जो डिल्यूजनल पॉलिटिक्स है, और खरगे जी ने कोई आंकड़ा बहुत बड़ा बना दिया है। मुझे लगता है कि ये 4 तारीख के बाद जब वाकई में रिजल्ट्स आएंगे तो कह रहे कि उसमें क्या, देखिए हम क्या कहते हैं, हम पहले क्या कह रहे थे, और हमारे भारतीय जनता पार्टी के मेरे जैसे कार्यकर्ता या स्पोक्सपर्सन क्या कह रहे हैं, हम वही बात कर रहे हैं अपनी डेवलपमेंट फिगर्स की, मोदी जी के काम के बारे, और उसको हम 4 तारीख के बाद भी वही दोहराएंगे। ये लोग क्या कह रहे हैं कि आज जो बात करनी है कर लो, कि 4 तारीख के बाद तो जब आंकड़े आएंगे पता लग जाएगा। सो इन्होंने अपना पूरा मजा आज पता नहीं 300 तक पहुंच गया। 295 की बात कर रहे थे इंडी अलायंस की। सो मुझसे कमेंट पूछा गया, मैंने कहा व्हाई डू यू वांट मी टू डिग्निफाई दिस। बाकी को होगा तो पता है ना, क्योंकि राहुल गांधी जी तो अपना जैसे ये चुनाव का के नतीजे आएंगे वो तो कहीं जहां पे भी जाना होगा, थाईलैंड या स्पेन या वहां चले जाएंगे, और फिर तो वहां तो पारिवारिक कंट्रोल है, डिवाइन राइट ऑफ किंग्स, तो उसका कह देंगे। खारगे जी ने दिया था एस्टिमेट, अब खारगे जी पे जिम्मेवारी होगी। वहां पे तो कोई चेंज नहीं होती, सुपर स्ट्रक्चर लेवल पे तो चेंज नहीं होती। एग्जिट पोल पर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि हम पूरे देश में घूम घूम कर प्रचार कर रहे हैं और हमें पता है कि जमीनी हकीकत क्या है। एग्जिट पोल पूरी तरह से अवैज्ञानिक है। पिछले साल छत्तीसगढ़ और राजस्थान में अधिकांश एग्जिट पोल के नतीजे गलत निकले थे। हमारी दिलचस्पी असली पोल में है। कर्नाटक में भाजपा को काफी नुकसान होगा और केरल और तमिलनाडु में उन्हें निश्चित रूप से कोई फायदा नहीं होगा। I think you've all been predicting this for such a long time. What's new? I mean, I think that, very frankly, we have been traveling throughout the country campaigning. We also have a sense of what the reality is on the ground. We're very happy to wait and see what the votes actually tell us. I mean, exit polls are deeply unscientific. We all know this. I think last year the majority of exit polls got the results wrong in Chhattisgarh and Madhya Pradesh and Rajasthan. These things happen. I mean, so to my mind,
What we are interested in is the real poll, that is the ballots, the votes of Janta Janardhan, which is going to determine our political future. So today is the first. We'll wait till the 4th and then we can talk. I am quite confident that that is not going to be the case. I don't believe that, I've not seen these polls because I've been on stage at the function that you've been here for. But I can say that, to my mind, the only poll that matters is what actually went into the machines when people press the button. And I think we'll have to see those before we come to any reaction. I don't see the BJP gaining much ground in the south. All accounts are they will lose significantly in Karnataka, and they certainly won't gain in either Tamil Nadu or Kerala. But again, let's wait. We'll find out soon enough in 3 days' time. मुंबई में एग्जिट पोल पर शिवसेना नेता आनंद दुबे ने कहा कि हम किसी एग्जिट पोल पर सवाल नहीं उठाना चाहते, न ही उन्हें निराश करना चाहते हैं। उन्हें 3-4 दिन तक मौज मस्ती करने दीजिए, नतीजे सबको चौंका देंगे। इंडिया गठबंधन 295 से ज्यादा सीटें जीत रहा है। महाराष्ट्र में भाजपा और एनडीए कहीं नजर नहीं आ रहा है। शिवसेना राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। किसी भी एग्जिट पोल पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं करना चाहते, न तो उनको निराश करना चाहते हैं। 3-4 दिन की खुशियां हैं, एग्जिट पोल को भी मना लेने दीजिए। 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो आप सब आश्चर्यचकित हो जाएंगे, क्योंकि इस बार का एग्जिट पोल देश की जनता ने दिया है इंडिया गठबंधन के पक्ष में। इंडिया गठबंधन 295 से ज्यादा सीटें पा रही है, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। लेकिन अब ये सब हम किसको कहें, क्योंकि जिस प्रकार मीडिया, एग्जिट पोल, सब भारतीय जनता पार्टी के गुण गाने में लगे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का खास करके महाराष्ट्र में तो सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। 48 में से कोई भी सर्वे या कोई भी एजेंसी बीजेपी और एनडीए को बढ़त बनाते नहीं दिखाई दे रही। सब यही दिखाई दे रहे हैं कि सब यही बता रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की धूम मची है। खास करके मशाल सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। कांग्रेस और राष्ट्रवादी भी अच्छा गेन कर रही है। यह सब देख के लोग बौखलाए हुए हैं, लेकिन हम उनकी बौखलाहट पे ज्यादा पानी नहीं फेरना चाहते। 4 जून को रिजल्ट आ ही जाएगा। 3-4 दिन उन्हें भी मौज करने दीजिए, उसके बाद उनके नसीब में मौज करना नहीं लिखा है। फिर एनडीए के लोग भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में विपक्ष में बैठने वाले हैं। ओडिशा में केंद्रीय मंत्री और संबलपुर से भाजपा के लोकसभा उम्मीदवार धर्मेंद्र प्रधान और भाजपा नेता संबित पात्रा ने बुधवार को पुरी में भगवान जगन्नाथ की चंदन यात्रा के दौरान पटाखे विस्फोट के बाद मारे गए लोगों के परिवार के सदस्यों से मुलाकात की। चुनाव समाप्त होते ही ये नेता लोगों का दुख दर्द बांटने निकल पड़े। उन्होंने पीड़ित परिवार के सदस्यों की हर मदद करने की बात कही। कल गाजीपुर में लोकतंत्र के महापर्व लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण का मतदान संपन्न हो गया। मतदान में गाजीपुर के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सुबह से ही सुहाना मौसम होने के कारण मतदान करने के लिए लोग घर से निकल पड़े। मतदान केंद्रों पर लंबी कतार दिखाई पड़ी। स्वयं जिलाधिकारी ने संवेदनशील बूथों पर जाकर मतदाताओं से निडर होकर अपना मतदान करने की अपील की। गाजीपुर में शाम 6 बजे तक कुल 55.22% मतदान हुआ। इस अवसर पर प्रमुख मतदान करने वाले लोगों में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गाजीपुर के अपने पैतृक निवास मोहनपुरा में मतदान किया। वहीं आजमगढ़ के सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने भी अपने पैतृक गांव में मतदान किया। मनोज सिन्हा ने पत्रकार वार्ता में कहा कि लोकतंत्र में सभी को मताधिकार का अधिकार है और सभी को अच्छी सरकार के निर्माण के लिए बढ़ चढ़कर मतदान करना चाहिए। वहीं दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलेगा। मतदान का अधिकार है और सबको अपना मतदान देना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। मैं निरंतर प्रयास करके इस महापर्व में भाग लिया हूँ। मुझे लगता है कि ये हमारे हाथ में है कि हम अपील भी किए, हम वोट भी डाले। अब जनता के हाथ में है कि वो कितनी बड़ी। आयुक्त मेरठ मंडल सेल्वा कुमारी, जिलाधिकारी दीपक मीणा व एसएसपी रोहित कुमार ने मतगणना केंद्र सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में दौरा किया।
लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 की मतगणना हेतु की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने मतगणना केंद्र पर ऑब्जर्वर तथा आरओ के लिए की गई व्यवस्थाएं भी देखी। मतगणना की समय से फीडिंग और उसका अनाउंसमेंट, प्रत्याशी एजेंट के पास एवं बैठने की व्यवस्था समेत कई तैयारियों का जायजा लिया। पंखे और कूलर की व्यवस्था, वाहन पार्किंग, एम्बुलेंस, स्वास्थ्य विभाग की टीम, एजेंटों के आने जाने की व्यवस्था, मीडिया सेंटर पर समुचित व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी दीपक मीणा ने बताया कि मतगणना की समस्त प्रक्रिया भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार सकुशल, पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराई जाएगी। आप जैसे जानते हैं कि सभी पूरे भारत में जो लोकसभा इलेक्शंस हैं 2024 के, उसकी मतगणना 4 तारीख को होनी है। उसकी सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। कैंडिडेट के साथ 2 राउंड ऑफ बैठक की गई हैं। उनके जो एजेंट्स बनने हैं, कितने एजेंट्स बनने हैं, किस टेबल पे बनने हैं, काउंटिंग एजेंट्स को क्या डेकोरम रखना है, उनको ट्रेनिंग भी, चाहे पोस्टल बैलेट काउंटिंग की हो, स्कैनिंग की हो, सभी ट्रेनिंग सुनिश्चित की गई। काउंटिंग पर्सनल भी एक ट्रेनिंग हो गई है, एक ट्रेनिंग और है, वो भी हम प्लान कर रहे हैं। इसके अलावा जितने भी ऑब्जर्वर्स, प्रेक्षक महोदय इलेक्शन कमीशन से नियुक्त किए गए हैं, वो सभी कल यहाँ पे हमारे जनपद में आ जाएंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि पूरी पोलिंग भी यहाँ पे काफी निष्पक्ष तरीके और शांतिपूर्ण वातावरण में रही है, उसी प्रकार से सभी व्यवस्थाएं हम लोगों ने सुनिश्चित की है। मीडिया के लिए अलग से मीडिया कंट्रोल रूम है, एक पब्लिक कम्युनिकेशन रूम है, ऑफिशियल कम्युनिकेशन रूम है, शिकायत प्रकोष्ठ भी हमने वहां पे बनाया है। तो सभी व्यवस्थाएं आयोग के निर्देशों के क्रम में पूरी हैं। आजमगढ़ जनपद में वर्तमान समय में पारा 43 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने के कारण भीषण गर्मी, गर्म हवा और लू के प्रकोप से बचाव हेतु संबंधित विभाग लगे हुए हैं। इस भीषण गर्मी, गर्म हवा और लू से अपना बचाव कैसे करें तथा सुरक्षित कैसे रहें, इसको लेकर आजमगढ़ मंडलीय चिकित्सालय के प्रमुख अधीक्षक आमोद कुमार ने बताया कि हमारे चिकित्सालय में 100 से अधिक बेड हीट वेव के लिए तैयार किए गए हैं, जो पूरी तरह से वातानुकूलित हैं। हमारे चिकित्सकों द्वारा उनके लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। देर रात तक सघन निगरानी की जा रही है। विशेष एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। प्रशासन द्वारा आपदा संबंधी सहायता के लिए एम्बुलेंस 108, पुलिस 112, राहत आयुक्त कार्यालय 1070 टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हॉस्पिटल में कोल्ड रूम बना दिया गया है, जिसमें 8 या 24 बेड संरक्षित हैं उनके लिए। ऊपर में करीब करीब 85 बेड जो है वो भी 85-10-95 बेड जो है वो भी एसी युक्त है फर्स्ट फ्लोर पे, और बाकी नीचे में ये 24 बेड के अलावे 10 बेड एनसीडी में वो भी एसी युक्त हैं। उनको सारे डॉक्टर, सारे स्टाफ तन मन धन से लगे हुए हैं और 24 आवर हार्नेस लगे हुए हैं। रात में जिनको जिनको ड्यूटी में लगाया था, सब मामला सब शांत होने के बाद ही कोई घर पे या कमरे पे गया है। एम्बुलेंस जो भी नमस्कार, सुबह 8 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं अलका सिंह। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले देखते हैं 20 मुख्य खबरें। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण का मतदान खत्म होने के बाद उत्तर प्रदेश समेत सभी राज्यों की सीटों के एग्जिट पोल सामने आ गए हैं। उत्तर प्रदेश के 11 एग्जिट पोल में से अधिकांश पोल्स में एनडीए को प्रदेश की 80 सीटों में से 65 से ज्यादा सीटें मिलने के संकेत हैं। अधिकतर एग्जिट पोल में मोदी सरकार के प्रचंड बहुमत में वापसी के संकेत मिल रहे हैं। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया भाजपा को 361 में से 401 और इंडी गठबंधन को 131 से 166 सीटें आने की संभावना जता रहा है। एग्जिट पोल में एबीपीसी वोटर्स भाजपा को 353 से 383, इंडी गठबंधन को 152 से 82 सीटें, वहीं न्यूज 24 टुडेज चाणक्य भाजपा को 400 तो वहीं इंडी गठबंधन 107 सीट दे रहा है। जन की बात एग्जिट पोल में भाजपा को 362 से 392, इंडी गठबंधन 141 से
361 इंडिया टीवी CNX भाजपा को 371 से 401, वहीं इंडी गठबंधन को 109 से 139 सीट आने की संभावना जता रहा है। हिंदी पट्टी में भाजपा ने अपनी बढ़त बरकरार रखी है। उत्तर प्रदेश में 66 से 71 सीट जीतने का अनुमान एग्जिट पोल में लगाया गया है। भाजपा को दक्षिण भारत और पश्चिम बंगाल में भी सीट बढ़ने की उम्मीद जताई गई है। यूपी के 75 जिलों की 80 सीटों पर 77 दिन तक लोकसभा चुनाव चला, जिसमें राजनीतिक दलों ने एक दूसरे पर राजनीतिक वार प्रतिवार किया। कई नेताओं ने चुनाव में भाजपा का दामन थामा। प्रधानमंत्री की लोकप्रियता और जन कल्याणकारी योजनाओं का भ्रष्टाचार रहित लोगों तक पहुंचाना गृह मंत्री अमित शाह का बेहतर चुनाव प्रबंधन, एक सीट पर निगाह रखना बन सकता है जीत का बड़ा कारण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुशल सरकार संचालन और चुनाव में ताबड़तोड़ की गई जनसभाओं का 4 जून को आएगा परिणाम। मुख्यमंत्री का चेहरा और कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति चुनाव में बनी निर्णायक। लोकसभा चुनाव संपन्न हो गए। 7वें और अंतिम चरण में यूपी में करीब 55% वोट पड़े। सबसे कम मत प्रतिशत सलेमपुर का रहा। वाराणसी में 56.35% वोट पड़े, जो कि पिछली बार से कम है। वाराणसी समेत 7 जिलों की 8 लोकसभा सीट पर मतदान संपन्न। इन सीटों पर पीएम नरेंद्र मोदी व 2 केंद्रीय मंत्री समेत 99 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश की जनता के प्रबल समर्थन और आशीर्वाद से 4 जून को आएगा मतदान का फैसला। एक बार फिर प्रचंड बहुमत से मोदी सरकार बननी तय है। लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, तीसरी बार पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है और उत्तर प्रदेश में भाजपा को 80 की 80 सीटें मिलेंगी। दिल्ली में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कल कहा, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। जो समुद्र की ओर चेहरा करके बैठे हैं, उन्होंने जनता की ओर पीठ कर ली है। मुंबई में एग्जिट पोल पर शिवसेना के नेता आनंद दुबे ने कहा, हम किसी एग्जिट पोल पर सवाल नहीं उठाना चाहते, ना ही उन्हें निराश करना चाहते हैं। नतीजे सबको चौंका देंगे। लखनऊ में भीषण गर्मी और लू को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राहत कार्यों में और तेजी लाए जाने के कड़े निर्देश। उन्होंने कहा कि इसमें लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई होगी। प्रदेश में नौतपा आज समाप्त हो जाएगा। असर बीते 9 दिनों में पहली बार मौसम विभाग ने हीटवेव को लेकर नहीं जारी किया कोई अलर्ट। 30 जिलों में पानी, आंधी, बारिश की जताई संभावना। NHAI के नेशनल हाईवे पर वाहन चालकों का ज्यादा पैसा उन्हें देना पड़ेगा। NHAI ने टोल प्लाजा से गुजरने वाली कार, बस और ट्रक के लिए 5 से 25 रुपए तक टोल टैक्स बढ़ा दिया है। लखनऊ पुलिस ने पेश की मानवता की मिसाल। 65 वर्षीय राम नारायण का कराया अंतिम संस्कार। डीसीपी पश्चिम डॉक्टर दुर्गेश कुमार ने अर्थी को दिया कांधा। पुलिस के कार्यों की लोगों ने की सराहना। प्रमुख सचिव राजस्व IAS P गुरु प्रसाद को FSDA का दिया गया अतिरिक्त प्रभार। ACS अनीता सिंह के रिटायर होने के बाद संभालेंगे विभाग का चार्ज। अनीता सिंह और महेश कुमार गुप्ता हो रहे हैं रिटायर। पुलिस को चकमा देकर मथुरा में फरार हुए लूट और दुष्कर्म के आरोपी मनोज को पुलिस ने मुठभेड़ में किया ढेर। उस पर घोषित था 50,000 इनाम। प्रदेश में पुलिस मुठभेड़ में अब तक 201 से अधिक बदमाश मुठभेड़ में हुए ढेर। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के मतदान के साथ 2024 के चुनाव मतदान की प्रक्रिया पूरी हो गई। 7 राज्यों, 1 केंद्र शासित प्रदेश की 57 लोकसभा सीटों पर मतदान शांतिपूर्ण रहा। वाराणसी सीट पर सभी की नजरें लगी रहीं, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहीं इस आखिरी चरण में कई दिग्गजों की चुनावी किस्मत का फैसला भी ईवीएम में बंद हो गया। कैसा रहा 7वें और अंतिम चरण का, देखिए खास रिपोर्ट। दुनिया के सबसे बड़ी लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व अब समाप्ति की ओर है। लोकसभा चुनाव के लिए देश में 19 अप्रैल से शुरू हुई 7 चरणों में मतदान की प्रक्रिया शनिवार को 7वें और अंतिम चरण के मतदान के साथ संपन्न हो गई।
लोकतंत्र के इस महापर्व में भागीदार बनने के लिए बुजुर्गों, युवाओं, महिलाओं समेत सभी वर्ग के मतदाताओं में भारी उत्साह देखने को मिला। 7वें चरण में उत्तर प्रदेश, पंजाब और पश्चिम बंगाल समेत देश के अलग अलग हिस्से में लोकतंत्र के महापर्व को लेकर गजब का उत्साह देखने को मिला। 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों पर मतदाताओं ने वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। खास तौर पर सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। पहली बार वोट डालने वाले युवाओं में अलग ही उत्साह नजर आया। मैं लोगों से अपील करना चाहता हूं कि ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार है। जैसे अपने हक अधिकार की हम लोग बात करते हैं तो एक वोट देके और लोकतंत्र को मजबूत बनाएं और अपने घर से वोट जरूर करके निकलें। पहली बार वोट देना था तो लगा कि इस बार तो कुछ तो करेंगे हम लोग इतने बार अपने देश के प्रधानमंत्री को चुनने। इस बीच महिला शक्ति भी महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती नजर आई। मतदान केंद्रों पर महिलाओं की लंबी कतारें यह साफ संदेश देती नजर आई कि आधी आबादी अपनी सरकार चुनने के लिए बहुत ही जागरूक है। जो विकास करे, जिससे हमारे देश की प्रगति हो, विकास हो, बच्चे की शिक्षा अच्छी हो, उन्हीं लोगों को दिया जाएगा। जिसने विकास करेगा हमारी सिटी को, उसी को चुनना मैं पसंद करूंगी। देश भर में मतदान केंद्रों पर चुनाव के अलग अलग रंग भी देखने को मिले। इसी कड़ी में भारतीय सेना के जवानों ने फिरोजपुर कैंट के एक मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इसके अलावा मतदान केंद्रों पर दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं के लिए विशेष व्यवस्था भी नजर आई। मतदाता के मन में अभी सिर्फ विकास का मुद्दा है और विकास के उद्देश्य से लोग यहाँ पर निकले हैं और काफी अच्छी संख्या में देखने में आया है। तो देश में आप देख रहे हैं इतने रोड के जाल छा गया है। ये आपको नए नए ट्रेन, फास्ट ट्रेन हो रहे हैं पब्लिक की सुविधा के लिए। बहुत सा इवेंट है, बहुत सा चीज़ है, इसमें क्या गिनाया जाएगा यहाँ 1 मिनट में, जो राष्ट्र के लिए बहुत जरूरी है। और राष्ट्र हित भी देखना है, राष्ट्र हित देखना, दोनों ही देख कर मैंने वोट किया। वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग की ओर से कोई कोर कसर छोड़ी नहीं। इसे लेकर निर्वाचन आयोग द्वारा तमाम कोशिशें भी की गई हैं, जो धरातल पर नजर भी आई। चुनाव आयोग की तरफ से मॉडल बूथ के साथ पिंक और यूथ बूथ भी बनाए गए थे। गर्मी को देखते हुए पानी की व्यवस्था की गई थी। निष्पक्षता और पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए वेबकास्टिंग और सीसीटीवी की व्यवस्था की गई थी। इसके लिए जिलों में कंट्रोल रूम बनाए गए थे। इस बीच पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा के छिटपुट वारदातों को छोड़कर मतदान शांतिपूर्ण रहा। दक्षिण 24 परगना के कुलतली में गुस्साई भीड़ ने मतदान केंद्र में घुसकर हंगामा किया और फिर एक ईवीएम मशीन और वीवीपैट को उठाकर पास के तालाब में फेंक दिया। बाद में हंगामा कर रहे उपद्रवियों को पुलिस ने मतदान केंद्र से भगाया। 7वें और अंतिम चरण में जिन 57 सीटों पर वोट डाले गए उनमें उत्तर प्रदेश की 13, पंजाब की 13, पश्चिम बंगाल की 9, बिहार की 8, ओडिशा की 6, हिमाचल प्रदेश की 4, झारखंड की 3 सीटों के अलावा चंडीगढ़ की एकमात्र संसदीय सीट शामिल है। इस चरण के मतदान के साथ ही इन 57 सीटों पर कुल 904 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। अगर बात की जाए 2019 के चुनाव नतीजों की तो 7वें चरण की इन 57 सीटों पर भाजपा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 25 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि टीएमसी को 9 सीट, कांग्रेस को 8, बीजेडी को 4 और जेडीयू को 3 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं बसपा को 2, शिरोमणि अकाली दल को 2, अपना दल सोनेलाल को 2, झारखंड मुक्ति मोर्चा को 1 और आम आदमी पार्टी को 1 सीट पर जीत मिली थी। फिलहाल अब लोकसभा चुनाव में मतदान प्रक्रिया संपन्न होने के बाद 4 जून को जब मतगणना होगी तो ये देखना दिलचस्प होगा कि इस बार मतदाताओं ने किसके पक्ष में जनादेश दिया है। देश में 18वीं लोकसभा चुनाव के मतदान संपन्न होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों का धन्यवाद किया है। पीएम ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा कि भारत ने मतदान कर दिया है। अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए सभी का हार्दिक धन्यवाद। पीएम ने कहा कि मतदाताओं की सक्रिय भागीदारी हमारे लोकतंत्र की आधारशिला है। उनकी प्रतिबद्धता और समर्पण ये सुनिश्चित करता है कि हमारे देश में लोकतांत्रिक भावना पनपे। उन्होंने कहा कि मैं भारत की नारी शक्ति और युवा शक्ति की भी विशेष रूप से सराहना करना चाहूंगा। मतदान में उनकी मजबूत उपस्थिति एक बहुत ही उत्साहजनक संकेत है। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के चुनाव प्रचार की समाप्ति के बाद प्रधानमंत्री कन्याकुमारी पहुंचे थे, जहां उन्होंने करीब 45 घंटे का ध्यान लगाया था। प्रधानमंत्री कल दोपहर बाद अपनी ध्यान साधना से वापस लौट आए। प्रधानमंत्री की इस ध्यान साधना पर जमकर राजनीति हुई। जहां विपक्षी दल प्रधानमंत्री की ध्यान साधना पर निशाना साधते नजर आए, तो वहीं भाजपा ने भी विपक्षी दलों के इस प्रयास को सनातन का विरोध करार दिया। पीएम मोदी इसी तरीके से 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद उत्तराखंड के केदारनाथ धाम पहुंचे थे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल में अपने 2 दिवसीय ध्यान और साधना का शनिवार को समापन किया। इससे पहले सुबह उन्होंने भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया और स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। 30 मई को लोकसभा चुनाव के लिए कई जनसभाएं करने के बाद पीएम मोदी 45 घंटों के लिए विवेकानंद रॉक मेमोरियल पहुंचे थे, जहां पूजा करने के बाद ध्यान साधना में डूब गए। प्रधानमंत्री मोदी की व्यक्तिगत कामना और निज से जुड़े बेहद आध्यात्मिक प्रसंग पर भी भारत जैसे सर्वपंथ सद्भाव वाले देश में विपक्षी दलों की नकारात्मक टिप्पणियां आई हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम के ध्यान पर सवाल खड़े किए, तो भाजपा ने कहा कि मानो विपक्ष तो अब ध्यान साधना से ही घबराने लगा है। प्रधानमंत्री मेडिटेशन कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी को अब मेडिकेशन की आवश्यकता है और मोदी जी साइलेंट हो गए तो ये कांग्रेस और इंडिया अलायंस इतनी वायलेंट हो गई। सवाल ये बनता है कि मोदी जी ना प्रचार कर रहे हैं ना प्रसार कर रहे हैं, केवल अपनी आस्था के केंद्र स्वामी विवेकानंद जी के रॉक मेमोरियल पर जाकर वो ध्यान लगा रहे हैं। अब मोदी जी बोले तब भी समस्या है इनको, मोदी जी मौन रहे तब भी समस्या है, और खड़गे जी कहते हैं कि घर में बैठकर करें। क्या मौन साधना करने के प्रति भी आपके मन में कितना विद्वेष भरा हुआ है? क्या ये इसलिए भरा हुआ है क्योंकि आपका एजेंडा है इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, हिंदू धर्म का समूल नाश, या इसलिए कि आपका अभियान है कि जो भारतीय संस्कृति या हिंदू धर्म में शक्ति है उससे आपको लड़ना है? गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछली बार की तरह इस बार भी चुनाव प्रचार समाप्त होते ही ध्यान साधना के लिए चले गए। इससे पहले उन्होंने उत्तराखंड के केदारनाथ की रुद्र गुफा को अपनी ध्यान स्थली के रूप में चुना था, और इस बार वे तमिलनाडु राज्य में कन्याकुमारी स्थित विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान मग्न होने पहुंचे। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण की समाप्ति के बाद विभिन्न न्यूज चैनलों ने चुनाव पर एग्जिट पोल दिखाए। एग्जिट पोल में इस बार फिर से एनडीए की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। देश की 543 लोकसभा सीटों पर हुए मतदान के बाद अब ये एग्जिट पोल के नतीजे साफ हो गए हैं कि एनडीए को 361 से 401, तो वहीं इंडी गठबंधन को 131 से 166 और अन्य को 8 से 20 सीटें मिलने का अनुमान है। 18वीं लोकसभा के लिए अंतिम चरण का मतदान संपन्न हो गया है। अब नतीजों का इंतजार है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मतदान संपन्न होने पर चुनाव आयोग का धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने इतने बड़े लोकतंत्र में चुनाव का आयोजन कराता है, जो कि पूरे लोकतंत्र में विश्व के लिए शोध का विषय है। साथ ही साथ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद किया। मैं धन्यवाद देता हूं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा। लगभग 206 चुनावी रैलीज प्रधानमंत्री जी ने की, लगभग कोई 23 रोड शो किए और लगभग 82 इंटरव्यूज उन्होंने दिए। यानी देश की जनता को तक पहुंचने में प्रधानमंत्री जी ने अथक प्रयास किया और इस पर्व में जो मुद्दे थे उन मुद्दों को जनता तक पहुंचाने में उनके प्रयास जरूर रंग ला रही है, और मैं पुनः प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। एग्जिट पोल पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता रमन सिंह ने कहा, देश भर में जिस तरह के नतीजे देखने को मिल रहे हैं उससे पता चलता है कि यह देश सनातन के रास्ते पर आगे बढ़ेगा, जो प्राचीन होने के साथ साथ सबसे आधुनिक भी है। देश के गरीबों, मजदूरों, किसानों और महिलाओं ने 10 साल के विकास पर अपनी मुहर लगाई है। तीसरा कार्यकाल देश के शानदार विकास के लिए होगा। ये भारत को दुनिया की तीसरी ताकत बनाने की दिशा में एक शुरुआत होगी। शानदार बढ़त एग्जिट पोल का जो प्राथमिक नतीजा दिख रहा है, पूरे देश में जिस प्रकार का नतीजा दिख रहा है, ये माननीय मोदी जी ने जो लगातार 240 से ज्यादा सभाएं की, मोदी गारंटी पे, और ये देश सनातन के उस रास्ते पे ही चलेगा जो पुरातन भी है और आधुनिकतम भी है।
और मुझे लगता है कि 10 साल के विकास पे हिंदुस्तान के गरीबों ने, मजदूरों ने, किसानों ने, महिलाओं ने जम के मुहर लगाया है। और तीसरा टर्म देश के गौरवशाली विकास के लिए होगा। दुनिया की तीसरी शक्ति भारत को बनाने की दिशा में एक शुरुआत होगी। और मुझे लगता है ये सरकार गांव, गरीब और किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने के जिस उद्देश्य बनी है उसमें सफल होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी को शुभकामना, बधाई। अमित शाह जी को बधाई। राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी को भी बहुत बहुत बधाई। 400 पार तो पहले दिन से तय था। ये कांग्रेस के लोग जबरदस्ती हल्ला कर रहे थे और 400 पार यानी 400 पार। और आज जो अभी तक के जो रिजल्ट दिख रहे हैं तो उसमें उम्मीद है कि वहां तक हम पहुंच जाएंगे। दिल्ली में बीजेपी नेता हरदीप सिंह पुरी ने कहा, खरगे जी ने आज इंडी गठबंधन के लिए लोकसभा चुनाव में 295 सीटों का जो आंकड़ा दिया है वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। कांग्रेस को उम्मीद है कि उन्हें 300 सीटें मिलेंगी, जबकि वो 328 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। अगर उनका स्ट्राइक रेट 80% भी हो तो भी उन्हें 300 सीटें नहीं मिलेंगी। हमारे विपक्ष में जो लोग हैं, विरोधी दल, क्या बातें कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की, वो बात करें खटाखट फटाफट जो आप कमाएंगे वो और लोगों में बीच में बांट देंगे। और आज उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जो मेरे लगता है कि पूरा ही उनका जो डिल्यूजनल पॉलिटिक्स है, वो खरगे जी ने कोई आंकड़ा बहुत बड़ा बना दिया है। मुझे लगता है कि ये 4 तारीख के बाद जब वाकई में रिजल्ट्स आएंगे तो कह रहे कि उसमें क्या, देखिए हम क्या कहते हैं, हम पहले क्या कह रहे थे और हमारे भारतीय जनता पार्टी के मेरे जैसे कार्यकर्ता या स्पोक्सपर्सन क्या कह रहे हैं, हम वही बात कर रहे हैं अपनी डेवलपमेंट फिगर्स की, मोदी जी के काम के बारे, और उसको हम 4 तारीख के बाद भी वही दोहराएंगे। ये लोग क्या कह रहे हैं कि आज जो बात करनी है कर लो, कि 4 तारीख के बाद तो जब आंकड़े आएंगे पता लग जाएगा। सो इन्होंने अपना पूरा मजा आज पता नहीं 300 तक पहुंच गया, 295 की बात कर रहे थे इंडी अलायंस की। सो मुझसे कमेंट पूछा गया, मैंने कहा व्हाई डू यू वांट मी टू डिग्निफाई दिस। बाकी को होगा तो पता है ना, क्योंकि राहुल गांधी जी तो अपना जैसे ये चुनाव का के नतीजे आएंगे वो तो कहीं जहां पे भी जाना होगा, थाईलैंड या स्पेन या वहां चले जाएंगे, और फिर तो वहां तो पारिवारिक कंट्रोल है, डिवाइन राइट ऑफ किंग्स, तो उसका कह देंगे। खारगे जी ने दिया था एस्टिमेट, अब खारगे जी पे जिम्मेवारी होगी। वहां पे तो कोई चेंज नहीं होती, सुपर स्ट्रक्चर लेवल पे तो चेंज नहीं होती। एग्जिट पोल पर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि हम पूरे देश में घूम घूम कर प्रचार कर रहे हैं और हमें पता है कि जमीनी हकीकत क्या है। एग्जिट पोल पूरी तरह से अवैज्ञानिक है। पिछले साल छत्तीसगढ़ और राजस्थान में अधिकांश एग्जिट पोल के नतीजे गलत निकले थे। हमारी दिलचस्पी असली पोल में है। कर्नाटक में भाजपा को काफी नुकसान होगा और केरल और तमिलनाडु में उन्हें निश्चित रूप से कोई फायदा नहीं होगा। I think you've all been predicting this for such a long time. What's new? I mean, I think that, very frankly, we have been traveling throughout the country campaigning. We also have a sense of what the reality is on the ground. We're very happy to wait and see what the votes actually tell us. I mean, exit polls are deeply unscientific. We all know this. I think last year the majority of exit polls got the results wrong in Chhattisgarh and Madhya Pradesh and Rajasthan. These things happen. I mean, so to my mind, what we are interested in is the real poll, that is the ballots, the votes of Janta Janardhan, which is going to determine our political future. So today is the first. We'll wait till the 4th and then we can talk. I am quite confident that that is not going to be the case. I don't believe that, I've not seen these polls because I've been on stage at the function that you've been here for. But I can say that to my mind, the only poll that matters is what actually went into the machines when people press the button. And I think we'll have to see those before we come to any reaction. I don't see the BJP gaining much ground in the South. All accounts are they will lose significantly in Karnataka, and they certainly won't gain in either Tamil Nadu or Kerala. But again, let's wait. We'll find out soon enough in 3 days' time. मुंबई में एग्जिट पोल पर शिवसेना नेता आनंद दुबे ने कहा कि हम किसी एग्जिट पोल पर सवाल नहीं उठाना चाहते, ना ही उन्हें निराश करना चाहते हैं। उन्हें 3-4 दिन तक मौज मस्ती करने दीजिए, नतीजे सबको चौंका देंगे। इंडिया गठबंधन 295 से ज्यादा सीटें जीत रहा है। महाराष्ट्र में भाजपा और एनडीए कहीं नजर नहीं आ रहा है। शिवसेना राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है।
किसी भी एग्जिट पोल पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं करना चाहते, न तो उनको निराश करना चाहते हैं। 3-4 दिन की खुशियां हैं, एग्जिट पोल को भी मना लेने दीजिए। 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो आप सब आश्चर्यचकित हो जाएंगे, क्योंकि इस बार का एग्जिट पोल देश की जनता ने दिया है इंडिया गठबंधन के पक्ष में। इंडिया गठबंधन 295 से ज्यादा सीटें पा रही है, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। लेकिन अब ये सब हम किसको कहें, क्योंकि जिस प्रकार मीडिया, एग्जिट पोल, सब भारतीय जनता पार्टी के गुण गाने में लगे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का खास करके महाराष्ट्र में तो सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। 48 में से कोई भी सर्वे या कोई भी एजेंसी बीजेपी और एनडीए को बढ़त बनाते नहीं दिखाई दे रही। सब यही दिखाई दे रहे हैं कि सब यही बता रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की धूम मची है। खास करके मशाल सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। कांग्रेस और राष्ट्रवादी भी अच्छा गेन कर रही है। यह सब देख के लोग बौखलाए हुए हैं, लेकिन हम उनकी बौखलाहट पे ज्यादा पानी नहीं फेरना चाहते। 4 जून को रिजल्ट आ ही जाएगा। 3-4 दिन उन्हें भी मौज करने दीजिए, उसके बाद उनके नसीब में मौज करना नहीं लिखा है। फिर एनडीए के लोग भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में विपक्ष में बैठने वाले हैं। ओडिशा में केंद्रीय मंत्री और संबलपुर से भाजपा के लोकसभा उम्मीदवार धर्मेंद्र प्रधान और भाजपा नेता संबित पात्रा ने बुधवार को पुरी में भगवान जगन्नाथ की चंदन यात्रा के दौरान पटाखे विस्फोट के बाद मारे गए लोगों के परिवार के सदस्यों से मुलाकात की। चुनाव समाप्त होते ही ये नेता लोगों का दुख दर्द बांटने निकल पड़े। उन्होंने पीड़ित परिवार के सदस्यों की हर मदद करने की बात कही। कल गाजीपुर में लोकतंत्र के महापर्व लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण का मतदान संपन्न हो गया। मतदान में गाजीपुर के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सुबह से ही सुहाना मौसम होने के कारण मतदान करने के लिए लोग घर से निकल पड़े। मतदान केंद्रों पर लंबी कतार दिखाई पड़ी। स्वयं जिलाधिकारी ने संवेदनशील बूथों पर जाकर मतदाताओं से निडर होकर अपना मतदान करने की अपील की। गाजीपुर में शाम 6 बजे तक कुल 55.22% मतदान हुआ। इस अवसर पर प्रमुख मतदान करने वाले लोगों में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गाजीपुर के अपने पैतृक निवास मोहनपुरा में मतदान किया। वहीं आजमगढ़ के सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने भी अपने पैतृक गांव में मतदान किया। मनोज सिन्हा ने पत्रकार वार्ता में कहा कि लोकतंत्र में सभी को मताधिकार का अधिकार है और सभी को अच्छी सरकार के निर्माण के लिए बढ़ चढ़कर मतदान करना चाहिए। वहीं दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलेगा। मतदान का अधिकार है और सबको अपना मतदान देना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। मैं श्रीनगर प्रयाग करके इस महापर्व में भाग लिया हूँ। मुझे लगता है कि ये हमारे हाथ में है कि हम अपील भी किए, हम वोट भी डाले। अब जनता के हाथ में है कि वो कितनी बड़ी। आयुक्त मेरठ मंडल सेल्वा कुमारी, जिलाधिकारी दीपक मीणा व एसएसपी रोहित कुमार ने मतगणना केंद्र सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में दौरा किया। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 की मतगणना हेतु की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने मतगणना केंद्र पर ऑब्जर्वर तथा आरओ के लिए की गई व्यवस्थाएं भी देखी। मतगणना की समय से फीडिंग और उसका अनाउंसमेंट, प्रत्याशी एजेंट के पास एवं बैठने की व्यवस्था समेत कई तैयारियों का जायजा लिया। पंखे और कूलर की व्यवस्था, वाहन पार्किंग, एम्बुलेंस, स्वास्थ्य विभाग की टीम, एजेंटों के आने जाने की व्यवस्था, मीडिया सेंटर पर समुचित व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी दीपक मीणा ने बताया कि मतगणना की समस्त प्रक्रिया भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार सकुशल, पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराई जाएगी। आप जैसे जानते हैं कि सभी पूरे भारत में जो लोकसभा इलेक्शंस हैं 2024 के, उसकी मतगणना 4 तारीख को होनी है। उसकी सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। कैंडिडेट के साथ 2 राउंड ऑफ बैठक की गई हैं। उनके जो एजेंट्स बनने हैं, कितने एजेंट्स बनने हैं, किस टेबल पे बनने हैं, काउंटिंग एजेंट्स को क्या डेकोरम रखना है, उनको ट्रेनिंग भी, चाहे पोस्टल बैलेट काउंटिंग की हो, स्कैनिंग की हो, सभी ट्रेनिंग सुनिश्चित की गई। काउंटिंग पर्सनल भी एक ट्रेनिंग हो गई है, एक ट्रेनिंग और है, वो भी हम प्लान कर रहे हैं। इसके अलावा जितने भी ऑब्जर्वर्स
प्रेक्षक महोदय इलेक्शन कमीशन से नियुक्त किए गए हैं, वो सभी कल यहाँ पे हमारे जनपद में आ जाएंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि पूरी पोलिंग भी यहाँ पे काफी निष्पक्ष तरीके और शांतिपूर्ण वातावरण में रही है, उसी प्रकार से सभी व्यवस्थाएं हम लोगों ने सुनिश्चित की है। मीडिया के लिए अलग से मीडिया कंट्रोल रूम है, एक पब्लिक कम्युनिकेशन रूम है, ऑफिशियल कम्युनिकेशन रूम है, शिकायत प्रकोष्ठ भी हमने वहाँ पे बनाया है। तो सभी व्यवस्थाएं आयोग के निर्देशों के क्रम में पूरी हैं। आजमगढ़ जनपद में वर्तमान समय में पारा 43 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने के कारण भीषण गर्मी, गर्म हवा और लू के प्रकोप से बचाव हेतु संबंधित विभाग लगे हुए हैं। इस भीषण गर्मी, गर्म हवा और लू से अपना बचाव कैसे करें तथा सुरक्षित कैसे रहें, इसको लेकर आजमगढ़ मंडलीय चिकित्सालय के प्रमुख अधीक्षक आमोद कुमार ने बताया कि हमारे चिकित्सालय में 100 से अधिक बेड हीट वेव के लिए तैयार किए गए हैं, जो पूरी तरह से वातानुकूलित हैं। हमारे चिकित्सकों द्वारा उनके लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। देर रात तक सघन निगरानी की जा रही है। विशेष एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। प्रशासन द्वारा आपदा संबंधी सहायता के लिए एम्बुलेंस 108, पुलिस 112, राहत आयुक्त कार्यालय 1070 टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हॉस्पिटल में कोल्ड रूम बना दिया गया है, जिसमें 8 या 24 बेड संरक्षित हैं उनके लिए। ऊपर में करीब 85 बेड जो है वो भी 85-95 बेड जो है वो भी एसी युक्त है फर्स्ट फ्लोर पे, और बाकी नीचे में ये 24 बेड के अलावे 10 बेड एनसीडी में वो भी एसी युक्त है। उनको सारे डॉक्टर, सारे स्टाफ तन मन धन से लगे हुए हैं और 24 आवर हार्नेस लगे हुए हैं। रात में जिनको ड्यूटी में लगाया था, सब मामला सब शांत होने के बाद ही कोई घर पे या कमरे पे गया है। एम्बुलेंस जो भी डेथ वगैरह हुई है, एम्बुलेंस उनको तत्काल उनके घर तक, जहां तक जाना है गंतव्य तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। हमारी व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। जौनपुर जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुजानगंज में उस समय अफरा तफरी मच गई जब करीब 1 दर्जन से अधिक मरीज आकर भर्ती हो गए। सभी के लक्षण लगभग समान थे। 4 लोगों को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, जबकि आधा दर्जन लोग अभी भी भर्ती हैं। बीती रात भी 2 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा आधा दर्जन से अधिक मरीज भर्ती भी हैं। मौत के मामले में जिला प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि ये मौतें हीट वेव से हुई, ये कह पाना मुश्किल है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर लक्ष्मी सिंह ने कहा कि मौत किस कारण से हुई है, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मालूम पड़ पाएगा। हालांकि हीट स्ट्रोक से मरने की बात की जा रही है। इसी के साथ समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त होता है। नमस्कार।